नमस्कार दोस्तों। ना तो ये चुनाव चेक एंड बैलेंस वाला है, ना ही ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला वाला है। देश की जनता के भीतर साफ मैसेज है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कर रहा है। हालांकि इस भारत देश के कई छत्रकों ने चुनाव से एन पहले ये बात जरूर सोचा कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए उसी राजनीतिक रेखाओं को खींच देंगे जिसके आश्रय उनकी अपनी पहचान अपने राज्य की राजनीति में बनी रह जाए। हालांकि कुछ छत्रकों ने यह भी इस दौर में सोचा कि हम किसी दोनों गठबंधन से हटकर वैचारिक तौर पर एक गठबंधन के साथ खड़े होंगे, लेकिन दूसरे का विरोध करेंगे। लेकिन इसी चुनाव जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते गए और एक के बाद एक देश में जब 3 चरण बीत गए वोटिंग के और चौथे चरण की जब वोटिंग हो गई, तो उसके बाद दो मैसेज इस भारत देश में साफ तौर पे हो सकता है कि इन सारे चुनाव परिणामों के बाद इस भारत देश के कई छत्रकों की राजनीति खत्म हो जाए। यह हो सकता है जो इंडिया अलायंस के भीतर साथ है लेकिन चुनावी रणनीति में साथ नहीं उतरे, या फिर चेक एंड बैलेंस बनाने में ही लगे रह गए, उनकी भी राजनीतिक जमीन न केवल सिकुड़ेगी बल्कि एक हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने मुश्किल होने वाली है। और ये परिस्थिति इस भारत देश की राजनीति के भीतर खास तौर पर अपने अपने राज्यों के भीतर अपने बूते खड़े छत्रकों के लिए इसलिए इस दौर में महत्वपूर्ण है कि वह इस बात को समझ ही नहीं पाए कि अगर सच में इंडिया अलायंस एक तरफ है और वह नरेंद्र मोदी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा है, तो उससे हट करके वोटर किसी तीसरे दिशा में देखने की जरूरत ही नहीं करेगी। और शायद यही वो वजह है कि अपनी राजनीतिक जीवन में नवीन पटनायक चेक एंड बैलेंस करते रहे। और चेक एंड बैलेंस का असर यहां तक हो गया कि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का जिक्र होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर एक एक सीट एक एक वोट को लेकर ओडिशा के भीतर जो समीकरण बैठाए या फिर जो अपने तौर पर सर्वे किए, वो सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत बड़े फायदे की आशा हो चली है। उनको ऐसा भरोसा हो चला कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कम से कम ओडिशा में पूरे तरीके से बदलने वाली है। और ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी शुरू से इंडिया अलायंस के साथ थी। यह भी आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए कहा था कि पटना तो परिवर्तन की भूमि है, तो पहली बैठक वहीं पे करवाइए। लेकिन जब वो अकेले चुनाव मैदान में उतर गई, तो उसके बाद की परिस्थितियां बहुत साफ बता रही है कि बंगाल के भीतर का आकलन वोटों में नेक टू नेक से कहीं आगे निकल चुका है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी है। यहाँ पर कांग्रेस या वामपंथियों की मौजूदगी एक दो सीटों से हट करके कोई असर दिखाने को तैयार नहीं। लेकिन वह कौन सी ऐसी बड़ी सीट है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि उसको फायदा मिल जाएगा, और उसने कागजों पे कम से कम अपनी राजनीतिक पार्टी के भीतर दिखा दिया। वही ममता बनर्जी की राजनीति कैसे इस दौर में सिमटेगी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और वही अगला सवाल तेलंगाना को लेकर के होता है, जहां पर केसीआर जब इंडिया अलायंस तैयार हो रहा था तो वो चेक एंड बैलेंस बना रहे थे। उन्होंने कोशिशें भी की कि अपने तौर पर उनको एक अलग गठबंधन को तैयार कर ले, और अपने गठबंधन को बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा उन्होंने एक रैली भी किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, जिसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, जिसमें भगवंत सिंह मान भी पहुंचे थे, जिसमें लेफ्ट के भी कई लीडर पहुंचे थे और केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी गए थे। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और कर्नाटक के समानांतर तेलंगाना की परिस्थिति में भी जब वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ गई, तो उसके बाद जिस तेजी से अस्त हुआ केसीआर का साम्राज्य, केवल सत्ता ही नहीं गई बल्कि पूरा वोट बैंक ही खिसक गया। उसका फायदा कांग्रेस सोच जरूर है कि उसको मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर सीट दर सीट जो परीक्षण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसने तेलंगाना में उसने बाहरी लाभ उससे मिल सकता है, ये संकेत वो अपनी पार्टी के भीतर दे रहे हैं। वहीं तेलंगाना के भीतर की अगर परिस्थिति को अगर देखेंगे तो करीब करीब 20% वोट जो है तेलंगाना के भीतर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिले। टीआरएस को 41 41% मिला था,
लेकिन वहीं उस डिजाइन के भीतर कांग्रेस अपने तौर पर 29 सीट 30% वोट के साथ खड़ी थी, उनको 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या सच में तेलंगाना के भीतर सत्ता में आने के बावजूद भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा अनुकूल है? और इसके समानांतर जगन रेड्डी का सवाल होता है। जगन रेड्डी की बहन या फिर कहे वाईएसआर की बेटी, वह आज के दौर में कांग्रेस के साथ खड़ी है और जगन रेड्डी अपने बूते चुनाव मैदान में। लेकिन वहां पर जो सारे समझौते चंद्रबाबू नायडू और पवन यानी जनसेना पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके पूरे राजनीतिक समीकरण साफ बताते हैं कि इस बार बहुत बड़ा झटका जगन रेड्डी को लगेगा। क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर खास तौर पे 4 राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी और यही सारी बढ़त बताने की स्थिति में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को छुएगी या फिर नहीं छुएगी, और यही गठबंधन के आश्रय वो 272 के आंकड़े को पार कर पाएगी या इस दौर में नहीं कर पाएगी। क्योंकि कई राज्य नहीं बल्कि कई 6-7 राज्य तो ऐसे हैं देश के जो 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले, और वो कतार सच में लंबी है। वो कर्नाटक है, वो महाराष्ट्र है, वो राजस्थान है, वो बिहार है, वो झारखंड है, वो छत्तीसगढ़ है, एक लंबी लिस्ट है, और उत्तर प्रदेश में भी है। अब सवाल है कि जहां पर जो भी घाटा बीजेपी को हो रहा है 2019 की तुलना में इस बार, तो क्या इन 4-5 राज्यों में 4 राज्यों का जो नाम लिया उसके बाद 5वां राज्य कुछ हिस्सा जो है पंजाब की 2 सीटों का होता है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु के 4 सीटों का होता है। सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी के अनुकूल तमिलनाडु में खाता खुल जाएगा जो वो सोच रही है? इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो अलग अलग तौर पे कांग्रेस से मुकाबला इन जगहों पे नहीं है। इन जगहों पे छत्रकों की राजनीति या तो खत्म होगी या छत्रक अपने बूते चलते चले गए, न इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए तो उनको घाटा होगा, और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या? आज बड़ा एक एक करके एक एक राज्य की पूरी परिस्थिति को समझेंगे और इन सारी परिस्थितियों के भीतर जो है किस प्रकार से निशाना किस पर किस तरीके से साधना है। आज पश्चिम बंगाल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां उन्होंने भाषण में ममता बनर्जी भर को ही नहीं घसीटा बल्कि कांग्रेस लेफ्ट और उससे निकली हुई ममता बनर्जी को लेकर के निशाने पे। और पश्चिम बंगाल के भीतर की स्थिति कमोबेश क्या कहती है? पश्चिम बंगाल के भीतर का सच है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। ममता बनर्जी को केवल 3.5-4% वोट ज्यादा पड़े थे। उस समय 43-44 के आसपास उस समय पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर जीती थी और ममता बनर्जी 22 सीटों पर जीती थी। उसके अलावा सीपीएम के पास 6.5% वोट पड़े लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। 5.5% वोट कांग्रेस के पास, वो 2 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार जब कह रहे हैं कि मुकाबला सीधा आमने सामने, वोटर के देश के वोटर के मन में यही है, तो इसी के साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस बहुत साफ होता है कि पश्चिम बंगाल के भीतर उनको जो कम से कम पिछली बार 16 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें 10 सीटों का लाभ हो सकता है। 5 सीटों को लेकर के तो वह कंफर्म है। डमडम की सीटें, आरामबाग की सीट होती है, बीरभूम का सीट होता है, भोजपुर की सीट होता है, कृष्णानगर की सीट होती है। इन सारे सीटों को लेकर के उनका बीजेपी का एनालिसिस साफ है कि वो 10 सीटों से आगे जा रहे हैं कि उससे ज्यादा भी ज्यादा जीत सकते हैं। इसीलिए जो निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध रहे हैं और जिन सारी गारंटियों का जिक्र इस दौर में कर रहे हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि वो वोटों की ध्रुवीकरण को बहुत साफ तौर पर एक रेखा खींच रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी अगर रामनवमी बना सकते हैं इस दिशा में अगर आगे आ, तो फिर आप सोच लीजिए कि राजनीतिक का ध्रुवीकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की धरती पर कैसे कैसे भाषण देते हैं। लेकिन सियासी तौर पर वह इस बात को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता कभी नहीं भोगी है, और पहली बार जो है टीएमसी से निकले हुए नेता ही सही, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की धारा और उसकी सोच के साथ अगर आकर खड़े हैं, तो ऐसे में अतीत की सत्ता जो कभी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ कांग्रेस के साथ रही हो या ज्योति बासु के साथ लेफ्ट की रही हो, उन तमाम परिस्थितियों से जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अगर खड़ा किया जाए तो पश्चिम बंगाल जो परिवर्तन की दिशा में अगर आगे बढ़ेगा तो बहुत बड़ी तादाद के साथ बढ़ेगा। इसीलिए इसी अंदाज के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद,
और कांग्रेस का तुष्टीकरण, और दूसरे वाम, लेफ्ट का अत्याचार और अनार्की, इन सारों को मिला दे, ये सारी बुराइयों को एक जगह पे इकट्ठी कर दे, तब बनती है अकेली टीएमसी। दरअसल पश्चिम बंगाल इंडिया अलायंस के कंट्राडिक्शन की जगह और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि उसको मिलेगा, क्योंकि 12% वोट के साथ सीपीएम और कांग्रेस की मौजूदगी कितनी सीटों को जीत पाएगी ये कोई कहने की जरूरत इस दौर में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से 2 सीट के बाद बात बन ही नहीं रही है। और जैसे ही वो टकराते हैं तो वोट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का ही कटता है, या दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस का ही वोट कटता है। लेकिन वो शिफ्ट कहाँ होता है, तो केवल मैक्सिमम 3% वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और उसका मानना इस दौरान बहुत साफ है कि इस बार वो करीब 45% वोट उसको मिल जाएंगे, यानी 4.5% वोट पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। अगर स्थिति पश्चिम बंगाल के भीतर अगर रहती है तो कम से कम 26 सीटें और अधिक से अधिक 33 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और ये कमोबेश ये उनके अपने समीकरण बताते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि इतनी ज़्यादा सीटों की जीत उन सारे राज्यों में जहां पर वो कमा रही है वो भरपाई करने की स्थिति में होगी, क्योंकि दूसरा निशान ओडिशा के ऊपर होता है। ओडिशा के भीतर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बीजेडी यानी नवीन पटनायक 12 सीटें जीते थे, लेकिन दोनों के बीच में जो वोट परसेंटेज का अंतर था वो करीब 4% था। और तीसरी सदस्य के तौर पर या तीसरी पार्टी राजनीतिक पार्टी के तौर पर या तीसरे त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर कांग्रेस करीब 13 साढ़े 13% वोट के साथ थी। लेकिन ओडिशा की राजनीति के भीतर इस बार नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर टकरा रही, तो ये 13% वोट कहां पड़ेंगे? अगर दोनों सियासी तौर पर एक दूसरे को सहमत देने की स्थिति में है तो क्या कांग्रेस के वोट नवीन पटनायक के पास जाएगी, या फिर कांग्रेस के वोट छिटक कर और उसका लाभ अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले लेगी? ये सारे सवाल इसलिए इस दौर में बड़ा है क्योंकि नवीन पटनायक ने केंद्र के भीतर अपनी राजनीति को चेक एंड बैलेंस के तौर पर रखा। जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल आया किसी विधायक को पास कराने को लेकर, कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, वहां पर नवीन पटनायक खड़े हुए। और कई ऐसे मौके आए, कई मौके क्या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विधेयक पार्लियामेंट के भीतर लाया गया तो नवीन पटनायक ने सरकार का साथ दे दिया। वो चाहे दिल्ली सरकार के पावर का सवाल हो, चाहे चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति प्रधानमंत्री करे इसको लेकर के सवाल हो, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नवीन पटनायक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के जो वोट के ध्रुवीकरण के साथ की प्रस्तुति है, और वहां पर भी जिन जगहों पर पिछली बार जीत 8 सीटों पर हासिल की थी, बारगढ़ हो, सुंदरगढ़ हो, संबलपुर हो, मयूरगंज हो, बालासोर हो, बलांगीर हो, कालाहांडी हो, भुवनेश्वर हो, कालाहांडी में फिर से चुनाव चौथे चरण में वोटिंग हुई। लेकिन नज़र जो 5 सीटों पे जहाँ पे नज़र उस पर भद्रक होता है, भिंड कमाल होता है, नवरंगपुर होता है, पुरी होता है, इन सारे 4-5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि वो जीत जाएगी इसको। और यहाँ का सवाल एक और होता है कि करीब 3.5-4% वोट का इधर से उधर अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो जाता है तो वह एक ही झटके में कम से कम 12 सीटें और अधिक से अधिक 17 सीट पर तक वो जीत सकती है। अब ये सारे सीटें जो डूबती जाती है, जो पश्चिम बंगाल की सीट, जो ओडिशा की सीट जुड़ी, ये सारे सीट क्या 272 के आंकड़े को पार करा देगी? क्योंकि ये आंकलन लगातार हो रहा है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यौवन पे थी, इस बार हरियाणा के 10 सीट वो जीत नहीं पाएगी। बिहार में एनडीए 39 सीट जीत पाई थी 2019 में, ये इम्पॉसिबल है इस बार। यही एक परिस्थिति राजस्थान में है, यही परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर है, तो ये सारे सीट से यही भरपाई होगी। इसके बाद सबसे बड़ा नजरिया आंध्र प्रदेश के ऊपर, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वहां पे एनडीए है। इसीलिए पहले बार भाषण देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र में ही मोदी की गारंटी नहीं कहा, एनडीए की गारंटी कहा, क्योंकि उनको ये बात पता है कि वहां पे चंद्रबाबू नायडू के साथ होने का मतलब क्या है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के अक्षतले अगर परिस्थितियों को देखिएगा तो वाईएसआर को 49% वोट पड़े थे, लेकिन टीडीपी को भी
40% वोट मिले थे। और उस हिसाब से अगर समझिए तो जन सेना पार्टी जो थी उसको करीब करीब 6% वोट पड़े थे। यानी इस दौर में देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी और जनसेना, इन सबको मिला दीजिएगा तो इनके पास करीब 46-47% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से। और अब तो अगर केंद्र का साथ है और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति में खुले तौर पर एनडीए की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो केवल 2-3% वोट अगर कम जगन रेड्डी के अगर हो जाते हैं तो उसकी 22 सीटें घट करके एक ही झटके में 7-8 सीटों पे आ जाएगी। और यहाँ की करीब 15 सीट एक ही झटके में शिफ्ट हो जाएगी। और ये 15 सीट का मतलब बहुत साफ है कि एक हिसाब से टीडीपी और कांग्रेस को इसका लाभ होगा। कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ रही है आंध्र प्रदेश के भीतर में, 17 सीटों पर टीडीपी लड़ रही है, 2 सीटों पर वहां पर जो है जनसेना पार्टी लड़ रही है। सियासी तौर पर ये लाभालाभ की परिस्थिति जो तीसरा राज्य है ये कितना महत्वपूर्ण है और ये किस रूप में 272 के जादुई आंकड़े को पार करवा देगा, ये सारे आकलन भारतीय जनता पार्टी के भीतर का है। और चौथा राज्य केवल शायद केसीआर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी वाली राजनीतिक तौर पर वो अपनी राजनीतिक जमीन को इतना ठोस मानते रहे, मजबूत मानते रहे कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, वो उल्टे थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में वो कदम आगे बढ़ा लिए। और ये परिस्थिति विधानसभा चुनाव के भीतर उनको जिस प्रकार का हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद की राजनीति सिमटते सिमटते उनके परिवार तक सिमट करके रह गई। और परिवार के भीतर भी बेटी जेल में, बेटा राजनीतिक तौर पर इंटरव्यू में जाकर के अटक जाता है। केसीआर खुद अपनी राजनीति को साधने के लिए उस परिस्थिति को दोबारा जीवित कर ही नहीं पा रहे जहां पर इस बात का जिक्र हो। नहीं, वो शानदार तरीके से उनकी राजनीतिक जमीन इस दौर में बची हुई है। यानी परिवार के मातहत चीजें सिमट करके कैसे खत्म होगी। और तेलंगाना के भीतर करीब करीब 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था, तो 29% वोट लगभग कांग्रेस को पड़ा था और टीआरएस के पास 41% वोट पड़े थे। वो 41% वोट जिस पर 9 सीटें जीती थी और इन 9 सीटों पर कौन कब्जा इस बार करेगा, असल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इसी बात को लेकर के। और सवाल तो उठता है कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस है और कांग्रेस राज्य के भीतर वहां पे मांट रेड्डी जो लगातार मैसेज देने की स्थिति में कि आपने यहाँ जिता दिया, दिल्ली में जिता दिए, फिर बीजेपी को झटका लगेगा। लेकिन तेलंगाना की राजनीति को समझते बूझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर उम्मीदवारों के आश्रय और टीआरएस के साथ अंदरूनी तौर पे अंदर खाने जो भी चीजें हुई उसमें एआईएमआईएम की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, उसमें वो राजनीतिक समीकरण में उसका मानना है कि उसकी सीटें डबल हो सकती है, यानी 4 से 8 सीटें हो जाएगी। और 4 से 8 का मतलब साफ है कि कांग्रेस भी 3 से 9 पर पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे टीआरएस जीत पाने की स्थिति में नहीं है। एआईएमआईएम की क्या स्थिति होगी, क्योंकि 2.5-3% वोट पर केवल एक छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ, शायद इसीलिए ये स्थिति बार बार बता रहे हैं कि दरअसल इन 4 राज्यों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ है। अगला राज्य का हिस्सा थोड़ा सा अटका हुआ है। अगला राज्य के हिस्से में कुछ तमिलनाडु का हिस्सा होता है, कुछ पंजाब का हिस्सा होता है। अकाली भी आखिरी समय तक तय नहीं कर पाए कि वो किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस राजनीति को साधेंगे और कैसे साध पाएंगे, इसीलिए उनकी राजनीति इस दौर में फंसती चली गई। और उनकी राजनीतिक उनकी सीटों पे कौन कब्जा करेगा, कौन कैसे किस रूप में जीत सकता है, क्योंकि पश्चिम पंजाब के भीतर में पिछली बार 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, अकालियों ने 2 सीट जीती थी। और ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर आम आदमी पार्टी केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना वोट पड़ा था उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट पड़े थे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस कर रही है कि सियासी तौर पर उसकी जमीन कहीं पुख्ता हो सकती है, जहां पर अकाली वोट भी शिफ्ट कर जाए। भारतीय जनता पार्टी को 9.63% यानी 9.5% के आसपास वोट, आम आदमी पार्टी को करीब 7.5% वोट पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े थे। इस बार वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टकरा रही है आमने सामने। कांग्रेस को 40% वोट जरूर पड़े थे, लेकिन विधानसभा के जीत के बाद अब ये दोनों वोट जहां पे टकराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो 2 से 4 सीट तक पहुंच सकते हैं। और वहीं तमिलनाडु के भीतर भी उसका ऐसा मानना है कि वो 2 सीटों पर कम से कम उसे जीत मिल जाएगी। अगर इसके पूरी राजनीति को समझेंगे तो करीब सच में 50 सीटों तक का लाभ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फायदा मिल जाएगा। और दूसरी जगह पर जो वो गवा रही है, बिहार, महाराष्ट्र
तो कहीं उसको भरपाई करके 272 की जादुई आंकड़ा वो पार कर लेगी, क्योंकि जिन जगहों पे बीजेपी अपनी सीटों को गंवा रही है वहां पे पूरी तरीके से उसे पता हो चुके कि उसके अनुकूल वहां पर स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, बीजेपी के अनुकूल। ये स्थिति बहुत दूर की नहीं बनी है। महाराष्ट्र के भीतर अगर झांकिएगा तो एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रोड शो एक करते हैं और कहते हैं कि लोग किस प्रकार से उनके स्वागत में जुड़े हुए, लेकिन वहां पे क्या कुछ होता है ये आप भी जाकर के देख सकते हैं। और ये कितनी हल्की बात और कितनी हल्की राजनीतिक दायरे में एकनाथ शिंदे खड़े हैं शिवसेना का